गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ कारक। पहले हम कारक की परिभाषा को देखते हैं। ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रियापदों से प्रकट करते हैं उन्हें कारक कहते हैं। उदाहरण के लिए नीचे कुछ वाक्य दिए गए, उनको हमको पढ़ना है। शेर ने चूहे को पकड़ लिया। यहाँ पे शेर तथा चूहे एक संज्ञा शब्द है, पकड़ लिया एक क्रिया शब्द है। तो इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए ने तथा को शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से आगे देखते हैं। चूहे ने शेर से माफी मांगी। चूहे और शेर संज्ञा शब्द है, माफी मांगी एक क्रियापद है और दोनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए ने तथा से का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा या सर्वनाम को क्रियापदों से जोड़ रहे हैं, इन्हें ही कारक कहा जाता है और इन्हें कारक चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग भी कहते हैं। तो परसर्ग किसे कहते हैं, तो यहाँ इसका उत्तर आपको मिल जाएगा। कारक के भेदों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले है कर्ता कारक। क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहा जाता है, इसलिए वाक्य में क्रिया करने वाला संज्ञा या सर्वनाम पद कर्ता होता है। इस कारक की विभक्ति चिन्ह ने है। कर्ता कारक की हम पहचान कैसे करेंगे, इस बात पर हम ध्यान देते हैं कि क्रिया से पहले कौन या किसने शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही कर्ता कारक होता है। इसको हम एक उदाहरण से यहाँ पे समझते हैं। जैसे अनीता ने कविता लिखी, है ना। कविता किसने लिखी, तो उत्तर आया अनीता ने, यानी इस पूरे वाक्य में जो अनीता है वो कर्ता कारक का उदाहरण हो गया। कभी कभी ऐसा होता है कि कर्ता कारक के साथ ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता। जैसे राहुल नहाता है ना, इसमें ने जो कारक चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं हुआ है। आगे हम देखते हैं कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं, तो वाक्य की क्रिया का फल जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक को की विभक्ति चिन्ह को होती है। कर्म कारक की पहचान कैसे हम करेंगे, तो क्रिया से पहले क्या या किसको शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही कर्म कारक का उदाहरण होता है। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण है, बच्चे को दूध दो, है ना। तो क्या दो, आंसर में आ गया दूध दो। तो यहाँ पे जो दूध दो है वो कर्म कारक का उदाहरण हो गया। इसी तरह से रजत ने आम खाया। क्या खाया, आम। तो यहाँ पे जो आम शब्द है वो कर्म कारक का उदाहरण है। आगे आते हैं करण कारक पे। क्रिया के करने के साधन को करण कारक कहा जाता है। इस कारक की विभक्ति चिन्ह से तथा के द्वारा होती है और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, तो क्रिया से पहले किससे, किसके द्वारा या किन से शब्द लगाकर हम प्रश्न पूछते हैं तो जो जवाब आए वही करण कारक होता है। जैसे नौकर चाकू से फल काटता है। फल काटने के लिए किससे सहायता ली, तो चाकू से, यानी कि ये जो चाकू से है वो करण कारक का उदाहरण हो जाएगा। हम बस से विद्यालय जाते हैं। किससे जाते हैं, तो बस से। ये बस से जो है वो करण कारक का उदाहरण होगा। आगे देखते हैं संप्रदान कारक। कर्ता जिसके लिए कुछ काम करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक करने कहते हैं। इस कारक की जो विभक्ति चिन्ह है को तथा के लिए होता है। इस कारक में देने का भाव होता है। जैसे मैंने कुत्ते को बिस्कुट दिया। किसको बिस्कुट दिया, तो कुत्ते को, यानी कि ये संप्रदान कारक का यहाँ पे उदाहरण हो जाएगा। आगे देखते हैं अपादान कारक। जिससे कोई वस्तु अलग होती है यानी अलग होने का भाव, उसे अपादान कारक कहते हैं। इस कारक की विभक्ति चिन्ह से होती है।
इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो क्रिया से पहले किससे या कहाँ से शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वही अपादान कारक कहलाता है। जैसे बच्चा छत से गिरा, कहाँ से गिरा? तो छत से गिरा। यहाँ पर छत से अलग होने का भाव आया, इसलिए ये अपादान कारक का उदाहरण हो गया। अब आगे देखते हैं संबंध कारक। संबंध कारक वाक्यों में संज्ञा का संज्ञा से या सर्वनाम का संज्ञा से संबंध बताते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे, री है। इसको आपको अच्छे से याद करना है, सभी की विभक्ति चिन्हों को। और इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो वाक्य की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के पहले किसका, किसकी या किसके शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वह संबंध कारक का उदाहरण होता है। तानिया मेरी बहन है, किसकी बहन है? तो मेरी बहन है। यहाँ पे मेरी संबंध कारक है। अभी आते हैं अधिकरण कारक। संज्ञा या सर्वनाम से के जिस रूप से क्रिया के होने के समय या स्थान का पता चले उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह में, पर है। अधिकरण कारक की पहचान क्रिया से पहले कहाँ या किस में शब्द लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वही अधिकरण कारक होता है। जैसे बिल्ली मेज पर बैठी है, कहाँ? स्थान के बारे में बताया जा रहा है, तो मेज पर। ये अधिकरण कारक का उदाहरण हो गया। चूहा संदूक में है, कहाँ है? तो संदूक में है। स्थान के बारे में पता चल रहा है, तो ये अधिकरण कारक का उदाहरण हो गया। आगे आते हैं संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को पुकारने, बुलाने, सावधान करने आदि का भाव प्रकट होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति चिन्ह हे, अरे, हे है। संबोधन कारक का प्रयोग वाक्य के आरंभ में होता है। इसके बाद प्रायः संबोधन का जो चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे अरे राजू, तुम, यह चित्र तुमने बनाया, प्रश्न पूछने का बोध हो गया। और अरे राजू, अरे संबोधन करने का, यहाँ पे संबोधन करने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है। हे ईश्वर मेरी सहायता करो, तो हे ईश्वर, इसमें ईश्वर को हम संबोधित कर रहे हैं, तो ये हे ईश्वर जो है संबोधन कारक का यहाँ पे उदाहरण हो गया। आगे है कि करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर होते हैं। तो करण कारक और अपादान जो कारक होता है दोनों की विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? तो करण कारक जो है क्रिया, करण कारक में क्रिया किसी साधन के द्वारा की जाती है, लेकिन अपादान कारक में किसी से अलग होने का बोध होता है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे जो कारक है उसके भेदों को अच्छे से समझा। आगे के वीडियो में मैं इसके प्रश्न अभ्यास को लेकर आऊँगी। धन्यवाद।